नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पर। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं बिहार बोर्ड का कक्षा 9 का ये रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का बुक है। और आज इसका पहला अध्याय है क्या, हमारे परिवेश के पदार्थ, हमारे आसपास में जो पदार्थ हैं उनके बारे में अध्ययन है, रसायन शास्त्र का अध्ययन है। इससे पहले हमने 5 वीडियो क्लासेस को अपलोड कर दिया है। 5 क्लासेस अपलोड करने के पीछे रीज़न है, छोटा छोटा सा क्लास होता है, मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, हर एक बिंदु को आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएँ। एक चैप्टर का 30 मिनट का 40 मिनट का एक वीडियो क्लास बना के निकल जाना, क्वेश्चन आंसर बता देना, इससे आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। हम आपको हर एक पॉइंट को डील करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को अच्छे तरह से देखेंगे। इससे पहले के क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं और इसके बाद के क्लासेस को भी देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। आज का जो ये है टॉपिक, गैस का दाब, गैस पे जो दाब है वो क्या है, कैसे है, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले गैस के अलग अलग गुणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जाके उस वीडियो क्लास को ज़रूर देख लें। आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे इस चैनल को विज़िट करें और वहाँ से जाके ट्रांसलेशन और ग्रामर को भी सीखें। और इस क्लास में, इस YouTube चैनल पे आपको 9th क्लास का मैथ्स भी मिलेगा, 9th क्लास का बायोलॉजी भी मिलेगा और भी दूसरे विषयों की पढ़ाई होगी। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। गैस का दाब क्या कह रहा है, गैस के कण विभिन्न वेगों के साथ विभिन्न दिशाओं में अनवरत गमन करते रहते हैं। इस क्रम में ये कण एक दूसरे के साथ तथा बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। इन टक्करों के कारण ये कण बर्तन की दीवारों पर एक बल आरोपित करते हैं। गैस के अंदर जो दाब है, जो आप किसी भी बंद आकृति के अंदर गैस को जब रखते हैं तो ठोस के पदार्थ हों या द्रव्य के पदार्थ हों, उनके जो अणु हैं, उनके अणुओं के अंदर अंतराणु का आकर्षण बल होता है, जिस वजह से वो अपने अंदर आकर्षित होते हैं। लेकिन गैस के जो अणु होते हैं उनमें अंतराणु का आकर्षण बल नहीं होके वो अपने अणुओं से दूर जाने की प्रवृत्ति उनमें होती है। और जैसे ही उनको थोड़ा सा ऊष्मा मिलता है तो वो और अधिक गतिमान होते हैं। ठोस के कणों को भी जब आप ऊष्मा देते हैं तो वो थिरकने लगते हैं। द्रव के कण को जब आप ऊष्मा देते हैं तो वो गतिमान होते हैं। लेकिन जब आप गैस के अणु को थोड़ा सा भी ऊष्मा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गतिमान होते हैं। तो किसी भी एक बंद आकृति में अगर आप गैस को रखते हैं तो वो उस आकृति का जो आंतरिक भित्ति है, उस भित्ति पर गैस का दबाव पड़ता है, यानी गैस के जो अणु हैं वो उस भित्ति को धकेलता है। इस तरह से आप समझिए इसको। बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। यानी गैस के अणुओं का जो प्रेशर है, दबाव जो है आंतरिक भित्ति पर, किसी भी बंद आकृति के आंतरिक भित्ति पर जो उसके एक इकाई के क्षेत्रफल में जो बल पड़ रहा है वो उस गैस का दाब कहलाता है। वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र तल पर वायु का दाब एक वायुमंडल कहलाता है। समुद्र तल पर वायु का दाब जो है एक वायुमंडल दाब कहलाता है। दाब की इकाई पास्कल कहलाती है। दाब की जो इकाई है, उसका जो नापने का मात्रक है वो क्या है, 1 है। तो एक वायुमंडल बराबर 1.01 गुना 10⁵ PA लिखने का मतलब है पास्कल। पदार्थ के अवयवों का पारस्परिक परिवर्तन, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैसीय को
एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे पहले सबसे पहले अध्याय में या शायद दूसरे वीडियो क्लास में ये है कि हर एक पदार्थ तीनों अवस्थाओं में नहीं पाई जाती है। कुछ एक ऐसे पदार्थ हैं जो सिर्फ ठोस अवस्था में ही रह सकती हैं, हम उनको तरल नहीं बना सकते हैं, हम उनको गैस नहीं बना सकते हैं। कुछ एक ऐसे पदार्थ हैं जो सिर्फ गैस अवस्था में होते हैं, हम उनको तरल भी बना सकते हैं, हम उनको ठोस भी बना सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि ठोस अवस्था में हैं और हम उनको गैसीय अवस्था में बना सकते हैं, लेकिन हम उसको तरल अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ऐसे पदार्थ कुछ हैं जिनको आप गर्म करेंगे तो सीधा उससे गैस बनेगा, और जब आप उन गैसों को ठंडा करेंगे तो वो संघनित होकर ठोस बन जाएंगे, ठोस के रूप में ही वो संघनित होंगे। जबकि जल को आप गर्म करेंगे तो वो गैस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उस गैस को जब आप ठंडा करेंगे तो पहले वो तरल रूप में आएगा, फिर वो उसको और ठंडा करेंगे तो वो ठोस रूप में आएगा। उसी को एक आकृति के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। पहले आप ऊपर ऊपर के भाग को देखें, फिर आप नीचे नीचे के भाग को देखें। इधर से तीर का निशान इधर बना है, यहाँ से तीर का निशान इधर बना है। ऊपर में ठोस लिखा है। ठोस को जब हम गर्म करते हैं, ठोस और ये गर्म लिखा हुआ है और तीर का निशान है, तो ठोस को जब हम गर्म किए तो ये किस में परिवर्तित हो गया? द्रव में। यानी जब आप बर्फ को गर्म करेंगे तो किस में बदल गया? ये द्रव में। जमे हुए घी को जब आप गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा? वो द्रव में। अब इस द्रव को जब आप गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। और अब इस गैस की अवस्था को अगर हम ठंडा करते हैं, ये जो गैस है, मान के चलिए जल को लीजिए, जल एक बर्फ है, इस बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो ये द्रव यानी पानी में बदल जाता है, और पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो भाप में, गैस में बदल जाता है। अब इस गैस की जो अवस्था है, भाप की जो अवस्था है, इसको जब हम ठंडा करते हैं तो ये द्रव की अवस्था में आ जाता है, और इस द्रव की अवस्था को जब हम और ठंडा करते हैं तो ये क्या होता है? ये ठोस की अवस्था में आ जाता है। तो जो पदार्थ तीनों रूपों में पाया जाता है, उन पदार्थों को ठोस से गैस में परिवर्तित करना और गैस से फिर ठोस में परिवर्तित करना और इस बीच में उसका द्रव बनना, इस प्रक्रिया को समझाने के लिए इस कॉलम को बनाया गया है। आप एक दो बार इसको ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि ऊपर से ये गर्म, ये ठोस अवस्था है, इसको जब गर्म किया गया तो द्रव अवस्था में हो गया। इस द्रव अवस्था को जब गर्म किया गया तो गैसीय अवस्था में आ गया। अब आ जाते हैं नीचे, इस गैसीय अवस्था को जब ठंडा किया गया तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, और इस द्रव अवस्था को जब ठंडा किया गया तो ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। उदाहरण के लिए, साधारण जल को 0 डिग्री तक ठंडा करने पर वह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, जबकि उसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के पर उबलना जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जलवाष्प को ठंडा करने पर पहले जल में बदल जाता है और अंत में वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए गुण क्या है? ठोस, द्रव और गैस। अंतराणों का स्थान ठोस में बहुत कम होता है। अंतराणों का स्थान यानी एक अणुओं से दूसरे अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, लेकिन द्रव में ठोस से अधिक होता है। ठोस की तुलना से अंतराणु का स्थान इसमें होता है, जबकि गैस में अंतराणु का स्थान बहुत ज़्यादा होता है। अंतराणुक आकर्षण बल, ठोस में अंतराणुक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जबकि द्रव में अंतराणु का स्थान होता है, आकर्षण होता है, मगर ठोस की अपेक्षा कम होता है, जबकि गैस में अंतराणु का आकर्षण बल होता ही नहीं है। घनत्व, ठोस का घनत्व जो है उच्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान ही नहीं होता है, जबकि द्रव में निम्न होता है। द्रव में अंतराणु का स्थान होता है, जिस वजह से इसका घनत्व जो है न्यून होता है।
कैसे इसमें द्रव में कैसे स्थान होता है, जब आपने इससे पहले के वीडियो क्लासेस को अगर पढ़ा होगा तो उसमें स्याही का प्रयोग करके जल में स्याही को डाल के आपको बताया गया है कि जब आप स्वच्छ जल में स्याही को डालते हैं तो स्याही जल में घुल जाता है। ये कैसे संभव होता है? जल के अणुओं के बीच स्थान खाली है, उस स्थान में स्याही के जो कण हैं वो प्रविष्ट कर जाते हैं, या फिर चीनी पानी में घोलते हैं तो चीनी कहाँ चला जाता है? पानी के अणुओं, जल के अणुओं के बीच में जो खाली स्थान है उस खाली स्थान में चीनी के अणुओं के जो कण हैं वो प्रविष्ट कर जाते हैं, तो उनमें स्थान घनत्व जो है वो कम होता है। और गैस में तो घनत्व होता ही नहीं है, अति निम्न, उसका कोई महत्व ही नहीं है। कणों की स्थिति, ठोस में कणों की स्थिति स्थिर होती है, जबकि द्रव में स्थिर तो होती है। संपूर्ण द्रव में कण का स्वतंत्र रूप से गमन भी होता है। जल के जो अणु हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना, इधर से उधर होना, एक का साथ छोड़ के दूसरे के साथ चल जाना, ये जल के अणुओं के साथ होते रहता है। और गैस में तो स्वतंत्र रूप से कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है, जिसका मर्जी जहाँ जाओ। गैस के अणुओं के साथ यही स्थिति है। कणों की ऊर्जा जो है वो निम्न है। ठोस के जो कण होते हैं उनमें जब आप ऊष्मा का संचार करते हैं तो उनमें ऊर्जा जो है वो ना के बराबर होती है, लेकिन द्रव के साथ होती है और गैस के साथ तो अति होती है। आकृति और आयतन, ठोस का निश्चित आकृति निश्चित आयतन होता है, जबकि द्रव का आकृति निश्चित नहीं होती है लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। यानी अनिश्चित आकृति किंतु निश्चित आयतन। वो जो क्षेत्रफल, जो जगह वो छेकेगा, अगर आप एक थाली में जल को देते हैं तो इतने बड़े क्षेत्र में वो जगह को छेक रहे हैं। उसी को अगर आप ग्लास में देते हैं तो वो ग्लास में भर जाता है। उसी को एक लंबे प्रखनली में डाल देते हैं तो वो लंबे प्रखनली में चला जाता है। लेकिन अगर उस प्रखनली का आयतन निकालेंगे, उस ग्लास का आयतन निकालेंगे और उस थाली का आयतन निकालेंगे तो तीनों का आयतन सेम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अब फिर से यहाँ पे देखिए, ये बर्फ है, इसको गर्म करते हैं तो जल बन जाता है, जल को गर्म करते हैं तो जलवाष्प बन जाता है, जलवाष्प को ठंडा करते हैं तो जल बन जाता है, और जल को ठंडा करते हैं तो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे आपको कार्यकलाप करके दिखाया गया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ताप में परिवर्तन द्वारा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। अब हम इस बात पर विचार करें कि अवस्था परिवर्तन में वस्तुतः होता क्या है। अब देखिए, बर्फ पर ऊष्मा के प्रभाव का प्रदर्शन, बर्फ पे जब ऊष्मा का प्रभाव होता है तो क्या होता है। एक बीकर में लगभग 200 ग्राम बर्फ लेकर उसमें एक थर्मामीटर का बल्ब प्रविष्ट करा दें। बर्फ का ताप अंकित कर लें, यह 0 डिग्री होगा। अब चित्रानुसार बीकर को ज्वालक की सहायता से धीरे धीरे गर्म करें। आप पाएंगे कि बर्फ पिघलने लगती है, किंतु उसका ताप 0 डिग्री पर ही स्थिर रहता है। जब तक संपूर्ण बर्फ पिघलकर द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाता है, ताप 0 डिग्री पर ही रहेगा। अब द्रव को गर्म करने पर ताप बढ़ने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचकर पुनः स्थिर हो जाता है। अब द्रव उबलने लगता है, किंतु ताप 100 डिग्री पर ही रहता है, तब तक स्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तित ना हो जाए। क्या कह रहा है, आप जब बर्फ को गर्म करते हैं तो जिस बर्तन में, जिस पात्र में आप बर्फ को रख के गर्म करेंगे, उसमें अगर आप एक थर्मामीटर दे दें या फिर आप बर्फ को गर्म करते रहें, बर्फ का एक छोटा टुकड़ा भी अगर उस बर्तन में है और आप हाथ डुबाएंगे तो आपको वो पानी ठंडा ही मिलेगा, उसमें ऊष्मा नाम का कोई चीज़ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसमें बर्फ के कण सब द्रव में बदल चुके होंगे, तब उस जल में धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा और 99 डिग्री तक जाने के बाद भी वो
द्रव जो है उबलना स्टार्ट नहीं होगा। जैसे वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा कि वो पानी उबलने लगेगा, और तब फिर उस थर्मामीटर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक कि वो जल उबलता रहेगा। सारा जल उबल के वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन थर्मामीटर का टेम्परेचर 100 से 101 नहीं होगा। बर्फ को गर्म करने पर बाहर से जिस ऊष्मा को की आपूर्ति होती है वह कणों के मध्य विद्यमान अंतराणुक आकर्षण बल को कमजोर करने में ही खर्च हो जाता है। यही कारण है कि बर्फ के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कण स्वतंत्रता पूर्वक उच्च वेग के साथ गमन करने लगते हैं, फलतः बर्फ पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ को जब हम हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, उसको गर्मी देते हैं, तो वो गर्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर जो जल के अणुओं की जो अंतराणुक आकर्षण बल है और अंतराणुक स्थान जो न्यून हो चुका है, तो ज्यों-ज्यों बर्फ को ऊर्जा मिलती है, हीट मिलता है, तो बर्फ के जो कण हैं, जल के जो कण हैं, वो उस ऊर्जा को आवेशित करते हैं, अपने ओर आकर्षित करते हैं, और वो लिक्विड में परिवर्तित होते हैं। उष्मा उसी में खर्च हो जाती है, इसलिए जल गर्म नहीं होता है। और जब जल गर्म हो जाती है, तब फिर वो बर्फ पिघल के पूरा परिवर्तित हो चुका रहता है जल में। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, उसे हम उस ठोस पदार्थ का द्रवनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? द्रवनांक कहते हैं। जिस तरह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई सा भी मतलब जल जो है ये उबलने लगता है, तो जल का जो क्वथनांक है वो क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जल का जो द्रवनांक होगा वो क्या कहलाएगा? वो 0 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो बर्फ पिघलना शुरू होता है। बर्फ का द्रव्यनांक 0 डिग्री या 273.15 केल्विन है। ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित ठोस पदार्थ का द्रवण कहलाता है। अब देखिए, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या है? बर्फ को पिघलने के काम में उसमें जो ऊष्मा प्रदान किया जाता है, उससे बर्फ के ताप में तब तक कोई वृद्धि नहीं होती है जब तक संपूर्ण बर्फ पिघलकर द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाता। ये पहले आप पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं। इसका कारण यह है कि यह ऊष्मा बर्फ के मध्य स्थित अंतराणुक आकर्षण बल पर काबू पाने में खर्च हो जाता है। यह ऊष्मा बीकर में लिए गए पदार्थों में संचित रहती है, जिसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द्रवण की गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं? द्रव को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा खर्च हो रही है उसको द्रव की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द्रव की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसके द्रवनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवनांक की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा 3.347 गुना 10⁵ जूल पर केजी होती है। क्या होता है? बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा 3.347 इंटू 10⁵ जूल केजी होती है। ये जूल जो है वो ऊष्मा का मात्रक है। तो ये 1 किलो बर्फ को पिघलने में जो ऊष्मा खर्च होती है वो कितना होता है? 3.237.10⁻5 जूल किलो पर किलो खर्च होता है। इसका अर्थ है कि बर्फ के द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 केजी बर्फ को पिघलाकर जल में परिवर्तित करने के लिए
3.347 गुना 10⁵ जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब 0 डिग्री पर बर्फ को जल दोनों एक साथ रहते हैं, किंतु गुप्त ऊष्मा के कारण 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की ऊष्मा इसी ताप पर बर्फ की ऊष्मा से अधिक रहती है। अब क्या कहा जा रहा है कि बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ की जो ऊष्मा है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है, लेकिन जो जल बन चुका है उसकी ऊष्मा उससे अलग हो चुकी रहती है, लेकिन वो जो बर्फ है उसकी ऊष्मा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहती है। द्रव का क्वथनांक, द्रव को और अधिक गर्म करने पर उसके कण अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण कर अधिक तीव्रता से कंपन करने लगते हैं। उसकी ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वे अंतराणुक आकर्षण बल को तोड़कर द्रव तल से मुक्त हो जाते हैं और गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। तत्पश्चात द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव का उबलना प्रारंभ होता है वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्वथनांक जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ द्रव की अवस्था में से गैसीय या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। सामान्य दाब एक वायुमंडल पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373.15 केल्विन होता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की जो है गुप्त ऊष्मा क्या है, देखिए स्मरण रहे कि द्रव के उबलने के क्रम में उसका ताप क्वथनांक पर स्थिर रहता है, यद्यपि द्रव को ऊष्मा की आपूर्ति जारी रहती है। चूंकि द्रव को दी जाने वाली ऊष्मा से उसके ताप में कोई वृद्धि नहीं होती है और यह द्रव के अंदर छिपी हुई अवस्था में रहती है, इसलिए इसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 किलोग्राम को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। द्रव को वाष्पन तक ले जाने में जो ऊष्मा खर्च होती है उसको क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा खर्च होती है वो कहते हैं ठोस पदार्थ के द्रव की गुप्त ऊष्मा। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आंसर करने में परेशानी नहीं होगी। उदाहरण के लिए जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.59 गुना 10⁵ जूल पर केजी होती है। इसका अर्थ है कि 1 केजी जल को उसके क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में पूर्णतः परिवर्तित करने के लिए 22.59 गुना 10⁵ जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 किलो पानी को वाष्प में परिवर्तित कर देना, सारा का सारा पानी भाप में परिवर्तित कर देने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो कितना होता है, 22.59 गुना 10⁵ जूल पर केजी खर्च होता है ऊष्मा। स्पष्ट है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल और उसके वाष्प एक साथ रहते हैं, किंतु इस ताप पर जल के वाष्प के कणों की ऊष्मा उसी ताप पर जल के वाष्प से अधिक रहती है, क्योंकि भाप के कण वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा ग्रहण किए रहती है। इसी कारण उबलते हुए जल की तुलना में उसका भाप शरीर से अधिक जलन पैदा करता है। आप अनुभव किए होंगे कि भाप जो है, अगर आप गर्म जल को छू लेते हैं तो जितना जलन नहीं होता है उससे ज़्यादा जलन आपके शरीर में जब भाप लग जाता है तो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप जल को गर्म कर रहे होते हैं, उसमें जब ऊष्मा को दे रहे होते हैं तो सारी ऊष्मा को जल के सतह पे सबसे ऊपरी भाग में जो जल के अणु हैं वो उस ऊष्मा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर वो उसके जो अणु हैं वो तेजी से गतिमान होते हैं और वो जो अणु गतिमान होते हैं तो वो अपने साथ
उस ऊष्मा को अपने साथ लेके जाते हैं, तो वो उनके साथ गुप्त ऊष्मा होती है, जिस वजह से जल में जितनी ऊष्मा नहीं होती है उससे ज़्यादा उस जल के बने वाष्प में ऊष्मा होती है। इससे अगर उबलता हुआ गर्म जल आपके शरीर पे पड़ जाए तो जितना जलन नहीं होगा उससे ज़्यादा जलन आपको, अगर आपके शरीर में भाप लग जाए। अगर आप रोटी बनाते हैं या बनाते किसी को देखते होंगे तो रोटी के अंदर से भी गैस निकलता है, और अगर वो कभी बाय मिस्टेक वो गैस हाथ में लग जाता है तो बहुत अधिक जलन होती है। लेकिन अगर गर्म सब्जी या गर्म पानी अगर आपके शरीर पे पड़ जाता है तो जो जलन होता है वो कम होता है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि भाप जब बनता है तो भाप पानी के जो कण जो इतने सूक्ष्म हो गए वो सारी ऊष्मा को अपने अंदर वो अवशोषित करके वो गतिमान होते हैं, इसलिए वो उसके अंदर हीट अधिक होती है। गैस या वाष्प को ठंडा करने पर उल्टी प्रक्रिया होती है। ठंडा करने पर गैस या वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है संघनन या द्रवीकरण कहलाती है। द्रव को और अधिक ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होती है द्रव का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, और यह प्रक्रिया द्रव का जमना कहलाती है। आज के इस छठे वीडियो क्लास को यहीं पे द एंड करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि मैंने जिस तन्मयता के साथ इस वीडियो क्लास को बनाया है या इससे पहले के वीडियो क्लासेस को बनाया है या फिर इसके बाद आने वाले वीडियो क्लासेस को बनाएंगे, तो आप उसी तन्मयता के साथ इस वीडियो क्लास का आनंद लेंगे, विषयों को अच्छी तरह से समझेंगे। इतना कुछ समझाने के बावजूद भी अगर कुछ परेशानी रह जाए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, या फिर वीडियो क्लास आपको बहुत अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और चैनल पे पहली बार होंगे, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, विषय की जानकारी में ही व्यस्त होंगे, तो बिना समय गंवाए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। मिलते हैं हम इसके 7वें और आखिरी वीडियो क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।